Hello everyone. So today we are going to discuss India's third largest and fastest growing public sector bank, which is none other than Axis Bank. तो चलिए इसके बारे में हम थोड़े से फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। पहले इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं और साथ ही साथ हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कौन से प्राइस पॉइंट पे हमें इसे एंटर करना है और कौन से प्राइस पॉइंट पे हमें इसे एग्जिट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा बात किए हुए। तो देख सकते हैं ये एक लार्ज कैप कंपनी है, हम सबको पता है। तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ साथ अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 31.4 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो डिसेंट है। हालांकि ये इंडस्ट्री के पी से थोड़ा ज्यादा पे अभी ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी मैं डिसेंट कहूंगा क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी के लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ जाता है, तो वही प्रीमियम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीधा मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा और मैं आपको अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पिछले फिनेंशियल ईयर से इस फिनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना ज्यादा, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूं तो 1853 करोड़ से बढ़ करके 7100 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। हालांकि अगर हम इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की, जो फाइनेंस प्रॉफिट होती है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में या बैंक के लिए, फाइनेंस प्रॉफिट वही होती है जो बैंक्स का बिजनेस कैसे चलता है, सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल इसका बिजनेस होता है वो हमसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स में पैसा जमा करते हैं, उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट पे करती है और बाकी हमें ही वापस ये बाकी जिनको जरूरत होती है वो लोन देती है। उनके बीच का जो मार्जिन होता है, उनके बीच का जो पैसा होता है वो इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। तो उसमें इनको लॉस हो रहा था। हालांकि इस अगर हम फाइनेंशियल ईयर बात करें तो काफी कम गया है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल इनको प्रॉफिट हुआ है। कहाँ से हुआ है तो ये आपको यहाँ पे अदर इनकम दिख रहा है, ये अदर इनकम से इनको पैसे आ रहे हैं। तो अदर इनकम और भी है, बहुत सारे इनके सब्सिडी है, तो उस पे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बाकी पैसे अर्न कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इसके लिए शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बैलेंस शीट देखें अगर, तो रिजर्व्स देख सकते हैं आप, काफी अच्छे रिजर्व्स हैं यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं प्रमोटर का पैसा यहाँ 15,000 करोड़ से बढ़ करके 85,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा हो गया है। साथ साथ आपको यहाँ पे बोरोइंग्स दिख रही होंगी, तो यहाँ पे ये बोरोइंग्स एक्चुअली अच्छी चीज है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में बोरोइंग्स का मतलब होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो हमारा एज अ रिटेल इन्वेस्टर या फिर हम एज अ पैसा जमा करते हैं एफडी के रूप में या सेविंग्स अकाउंट के रूप में, तो ये यहाँ पे ये बोरोइंग्स के रूप में यहाँ पे शो करते हैं। तो ये अच्छी चीज है, बोरोइंग्स बढ़ना मतलब पब्लिक का पैसा यहाँ पे ज्यादा जमा है या लोगों का पैसा यहाँ पे जमा है, तो इसे अपने बिजनेस को ये ग्रो कर सकते हैं आगे फर्दर, इसको लोन की तरह या फिर किसी और तरीके से कैपिटलाइज करके इसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ी है, मतलब कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो हम सबको पता है कि ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं इसके, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे FIIs DII सारे प्रोमोटर्स हैं इनके, और LIC भी इसका एक प्रोमोटर है। तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशनली या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सारे इसके प्रोमोटर्स हैं। उसके बाद अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 8% या देख सकते हैं आप यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये सारे देख सकते हैं आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। और बाकी अगर पब्लिक रिटेल की बात करें तो 8% के आसपास शेयर होल्डिंग है, जो बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग है। उसके बाद में अगर आपको इसके एनुअल रिपोर्ट्स पे ले चलूँ जो ये BSE को सबमिट की जाती है, तो आप एक चीज यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक समरी दी हुई है इसके एनुअल रिपोर्ट में, मैं पूरे रिपोर्ट पढ़ता हूँ उसके लिए आपके लिए वीडियो लाता हूँ उसके बाद। तो आप देख सकते हैं Q4 FY21 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2600 करोड़ है, मतलब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं 140% का जंप है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हम 17% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इसका बढ़ करके यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया है। उसके बाद अगर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स की भी बात करें तो 18% का ईयर ऑन ईयर जंप है और 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ठीक है, काशा रेशियो की बात करें तो 42% का एक हेल्दी काशा रेशियो या करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लोन बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे 12% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है इसने, बहुत ही डिसेंट है, और 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं मार्केट शेयर इन UPI और मोबाइल बैंकिंग देखें तो ये 17 और 16% यहाँ पे ये रहा है। ठीक है,
उसके बाद एसेट क्वालिटी भी इनकी इंप्रूव हुई है, बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और ग्रॉस और नेट एनपीए परसेंटेज की बात करें तो 3.70% है, जो 116 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज निकल करके आती है इस कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी इसको डिटेल इन डेप्थ रिसर्च करें तो बहुत सारी मुझे ऐसी चीजें देखने को मिली है जो बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो हम सबको पता है, काफी न्यूज में भी आया था, इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को, इसको जो दो सब्सिडी थी, एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज जो थी, उन्होंने अभी 13% का स्टेक एक्वायर किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। देख सकते हैं ये सारे मिलकर के अभी 40,000 करोड़ का सिर्फ प्रीमियम, यहाँ पे एग्रीगेट टोटल प्रीमियम ही यहाँ पे ला रहे थे। उसके बाद अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी एक्सिस, अगर हम यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी की सब्सिडी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक्सिस एएमसी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं 42% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उसके बाद एक्सिस फाइनेंस की जो लोन वगैरह देती है, एनबीएफसी बिजनेस में है, उसका भी अगर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211 करोड़ था, जो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसका। एक्सिस कैपिटल में भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, 66% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक्सिस सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो फिनेंशियल ईयर 21 में अगर बात करते हैं तो 122% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो देख सकते हैं इसकी जितनी भी सब्सिडीज हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही हैं और बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, जिस वजह से इनको काफी ज्यादा अदर इनकम के रूप में पैसा मिल रहा है। और इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट उतना मतलब जो बैंकिंग का जिनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं भी है, और उनसे फाइनेंशियल प्रॉफिट ना आने के बावजूद भी इनके बाकी जो बिजनेसेस हैं उनसे बहुत ही अच्छी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट हो रही है। मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बाकी और भी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं इसके साथ लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आकर के यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो आप आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हमारा कंसर्न है इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे हम देखना है कि क्या हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, किस प्राइस पॉइंट पे हमें इसे एंटर करना है और कहाँ पे जाकर के एग्जिट करना है, क्योंकि वहीं पे आके सारी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छी कंपनीज में भी हम अगर सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हैं और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट नहीं करते हैं तो वो हमें महंगी पड़ जाती है, और हमें मतलब महंगी तो नहीं पड़ती है बट हमें उससे क्या जरूरत है प्रीमियम वैल्यूएशन पे खरीदने का, हम उसे सस्ते पे क्यों ना खरीदें। अच्छी चीज अगर सस्ती में मिल रही है तो हमें सस्ती में खरीदनी चाहिए, ताकि हम उसे कल होके जब वो महंगा हो जाए तो उसे बेच पाए, और हमें पैसे ही कमाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लूँ तो आपको एक तो मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर मैं इसे हटा भी देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या एक पैटर्न कुछ नजर आ रहा है। एक तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक था ये, उसके बाद क्या मुझे यहाँ पे पैटर्न आपको कुछ नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, तो एक प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बन गया। तो क्या होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर में, तो सिंपली रिवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब पैटर्न में ज्यादा नहीं जाना है, आप इतना समझो कि सेलर्स इसको नीचे लेकर गए हैं, बायर्स फिर इसको ऊपर लेकर के गए हैं। मतलब बायर्स थे स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग थे, बायर्स भी उतने ही स्ट्रांग है, फिर सेलर्स इसको नीचे लेकर के आए, उसके बाद बायर्स फिर इसको ऊपर लेकर के गए उसी लेवल पे। मतलब देख रहे हैं ना दोनों में कितनी जम के लड़ाई चल रही है और दोनों हार मानने को रेडी नहीं है। फिर यहाँ पे इसको सेलर्स नीचे लेकर के आए और फिर बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए, जो भी बुल्स है हमारे मार्केट में। तो जब भी ये लेवल का ब्रेकआउट होता है इसका शोल्डर लेवल का, तो इसीलिए यहाँ पे अपसाइड हमें पोटेंशियल एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल जाता है, ताकि अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर्स को और ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जो डेप्थ होती है इसकी जो हेड की, वही आपको ऊपर इसका गेन देखने को इस लेवल से मिल जाएगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट 55% का इस लेवल से बात करें तो हाँ वही 55 to 60% का आपको गेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूं अगर चार्ट को, तो आपको अगर प्राइस में एंटर करना है तो आप इस रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करोगे, क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन इसने फेस किया है। तो एक प्रॉपर यहाँ पे शोल्डर बना, ये हेड बना, एक आपको शोल्डर बनने का वेट करना है यहाँ पे, तब जाकर के इसको 821 के ऊपर बाई करना है, ठीक है। अगर चाहो तो आप इस प्राइस पे भी एंटर ले सकते हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ प्राइस और कंसोलिडेशन दिखाए। अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेता हूँ तो ये देखिए अब डेली टाइम फ्रेम आपके सामने, और ये काफी इस बॉक्स रेंज में ना काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब भी इस लेवल को ये तोड़ता है तो आपको एंटर करना है,
और दूसरा आपको 821 के ऊपर बाकी एंट्री बनानी है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना है या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे एंटर करना है। आप देखो, एक तो ये कंसोलिडेशन था, काफ़ी हैवी कंसोलिडेशन था, ये सारी चीज़ें गंदगी क्लियर करो। ओके, तो ये एक बॉक्स पैटर्न, यहाँ पे एक रेंज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ से इसने काफ़ी बारी रिजेक्शन फेस करी है और यहाँ भी रिजेक्शन फेस करी है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 760 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा और एक रिटेस्ट लेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद एक रिजेक्शन इसको यहाँ से फेस करने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहो तो आप सारी क्वांटिटी से यहाँ पे मत घुसना, आप एक वेट कर लेना। यहाँ पे आपको 7-8% का जब गेन देखने को मिलेगा, तो अगर इस लेवल का ये ब्रेकआउट देता है, तो आप बाकी पोजीशन से यहाँ पे एंट्री करना, ठीक है। तो आपको समझ में आया। पहले आपको यहाँ 760 के बाद 50% क्वांटिटी में एंटर करना है। उसके बाद जो 821 का लेवल ये ब्रेक करता है, उसके बाद एक रिटेस्ट का आपको वेट करना है। उसके बाद या फिर कंसोलिडेशन का वेट करना है। फिर से जब प्राइस मूव करना शुरू करेगा, तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है। साथ ही साथ हम वॉल्यूम्स भी चेक करेंगे कि कैसे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्या फंडा होता है प्राइस एक्शन का, बियर्स और बुल्स की सिंपली फाइट देखो आप, एज ए इसको कहानी की तरह कंसीडर करो कि क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। आप सिंपली देखो कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बियर्स ज्यादा हावी है, मतलब मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए, फिर सेलर्स आ गए, फिर बायर्स आए। तो आप इस तरीके से देखोगे ना, तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी देखने को मार्केट में, और आप एक पोजीशन डिसाइड कर पाओगे कि मुझे बुल्स के साथ जाना है। जब बुल्स पावरफुल होंगे मार्केट में, तब मैं उनके साथ पीछे पीछे चल लूंगा, मुझे कौन सा हीरो बनने की जरूरत है, ठीक है। तो यही था, आपको समझाने का मेरा मोटिव था, आपको बताने का यही मेरा मोटिव था कि आपको सिखा पाऊं। तो ठीक है, यही था हमारा आज का स्टॉक। कल फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।